हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने चैप्टर के लास्ट इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला सवाल है, डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं, इससे हम क्या समझते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो कि किसी भी एटम के अंदर से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में मदद करती है। यानी कोई एटम है, उसके आखिरी शेल में जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा, अब जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उस पर प्रोटॉन्स का प्रभाव सबसे कम पड़ रहा होगा, इसीलिए उसे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। सबसे लूजली हेल्ड, सबसे कमज़ोरी से पकड़ा गया इलेक्ट्रॉन, उसे निकालने में, उसे उस एटम से निकालने में जो हमें एनर्जी चाहिए उसे ही हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ याद आ गई होगी, मैंने कई बार इसे पहले भी पढ़ाया है आप सभी को, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो आप सब भी समझ गए होंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है। वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वह कम से कम ऊर्जा जिसे आप इस्तेमाल करोगे किसी भी एटम के बाहरी इलेक्ट्रॉन को, जो कि सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, उसे रिमूव करने में। ठीक है, और ये एटम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, यानी अकेला, इस पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होना चाहिए। ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स शुड बी अप्लाइड, और ये गैसियस फेज में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि ये पॉजिटिव आयन बन सके। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी भी एटम से अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये रही इसकी डेफिनेशन। आगे सवाल में पूछा गया है, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। अब इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, पर मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूँ। सपोज कोई एलिमेंट है m, उससे आपको इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है, तो आप कुछ अमाउंट में उसे एनर्जी सप्लाई करोगे। अब ये एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो हीट के फॉर्म में हो सकती है, या तो लाइट के फॉर्म में। तो अगर आप इसमें एनर्जी सप्लाई करोगे तो इसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इस एटम पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यही है इसका इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, यानी इक्वेशन के थ्रू आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इन विच यूनिट इट इज़ मेजर्ड, तो क्योंकि ये एक एनर्जी का फॉर्म है तो इसीलिए इसे जूल्स में नापा जाता है। हियर द आंसर इज रिटन वेरी क्लियरली। रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक्स एक गैसियस एटम है जिसमें हमने एनर्जी सप्लाई की, तो एक पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। हियर एनर्जी सप्लाई टू रिमूव, यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है सोडियम के एटम का। जैसे सोडियम का एक गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसमें आप जैसे ही एनर्जी सप्लाई करते हो तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन होता है, जो कि है सोडियम का कैटायन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, इस जगह पे जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, कॉमनली इसे किस चीज़ में मेजर किया जाता है, यानी इसकी यूनिट क्या है? तो सबसे पहली यूनिट तो किलो जूल पर मोल, ये इसकी एसआई यूनिट है और हम लोग केमिस्ट्री में भी अक्सर यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपसे अगर कोई 2 यूनिट्स पूछी जाए आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो आप ये किलो जूल पर मोल वाला सबसे पहले लिखना, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम भी लिख सकते हैं, ये भी इसी की यूनिट है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी नापा जाता है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर पुल, एक्सप्लेन। तो आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर पुल पे किस तरीके से डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होते जाएगा, जो न्यूक्लियस से बाहरी इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, जिससे होगा क्या कि न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव पुलिंग चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स तक थोड़ा कम पहुंच पाएगा, क्योंकि दूरी के बढ़ने से फोर्स कम होता है, हम सब जानते हैं ये बात।
सो एटॉमिक साइज के बढ़ने से जो न्यूक्लियस है उससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की दूरी भी बढ़ रही है, और दूरी बढ़ने से क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज उतना इफेक्टिवली नहीं लग पाएगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसके कारण क्या होता है कि हम कम से कम ऊर्जा में ही इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। यानी इसे कोई खींचने वाला नहीं है, या फिर जो खींचने वाला फोर्स है वो इस पे काफ़ी कम लग रहा है, तो ये बहुत लूजली हेल्ड होगा और इसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। पोटेंशियल यानी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम लगेगी उतना ही आसान होगा इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, और एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना ही आसान है इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, जिसके कारण एटॉमिक साइज बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल में हमें डिक्रीज देखने को मिल सकता है। और तो और न्यूक्लियर पुल के बढ़ने से, न्यूक्लियर पुल यानी जब प्रोटॉन्स जो है बहुत इफेक्टिवली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे तो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा, यानी हम लोग उसे आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो न्यूक्लियर पुल के बढ़ने से आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है यानी बढ़ता है। तो चलिए इसका एक डिटेल और क्लियर आंसर हम लोग देख लेते हैं। Ionization potential depends on atomic size. Larger the atomic size means the outer electron is farther from the nucleus. As already stated कि atomic size बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन, वो न्यूक्लियस से और दूर होता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लेस एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इट, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में काफ़ी कम ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसके कारण आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, उसी तरीके से न्यूक्लियर पुल के साथ क्या हो रहा है, ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होल्ड्स इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, यानी जितना ज़्यादा न्यूक्लियर पुल होगा उतना ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड होंगे, यानी न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही खींच के रखेगा अपनी तरफ। सो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने में, यानी कि जितना कस के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा उतना ही आपको मुश्किल होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एटम से, तो इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो हम लोग ये कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर पुल के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो आप इसको याद रख सकते हो, अच्छा होगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्टेट द ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे और डाउन द ग्रुप जाने पे कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज होती है और एक स्पेसिफिक एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करती हुई चेंज होती है। सो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड यानी किस पैटर्न में कोई चीज़ आगे बढ़ रही है। ठीक है, आगे जाते वक्त बढ़ रही है या आगे जाते वक्त घट रही है, ये हमें देखना है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के केस में, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में अक्रॉस द पीरियड हम लोग जैसे ही बढ़ते हैं, अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड यानी लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे आप एक चीज़ जानते हैं कि एटॉमिक साइज जो है वो घटता चला जाता है और न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर पुल जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। तो अभी हमने पढ़ा एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यहाँ पे एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है यानी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होगी। और ये है न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो ये दोनों ही बातें मिलकर इशारा कर रही है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, क्या होता है कि मेटल्स के केस में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि मेटल्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ी ही एनर्जी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इधर हमें नन मेटल्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी नन मेटल्स के केस में ज़्यादा होगी क्योंकि नन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, तो आपको इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इनमें से। हमने क्या समझा कि लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है।
ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IE इंक्रीजेज। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे इसका ठीक उल्टा होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम भी जिसे कह सकते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि लगातार एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। पहले पीरियड में एक ही शेल होते हैं एलिमेंट्स के पास, दूसरे पीरियड में 2 शेल, तीसरे में 3 शेल्स होते हैं। तो इसी तरीके से सक्सेसिवली आगे हम लोग जैसे जैसे टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो शेल्स बढ़ते हैं, और शेल्स बढ़ने से एटॉमिक साइज में एक ह्यूज चेंज या ह्यूज इंक्रीज देखने को मिलता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, और नीचे जाने पे जो न्यूक्लियर पुल है, न्यूक्लियर पुल वो भी उतना इफेक्टिवली नहीं बढ़ पाता, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी में हमें बढ़त या इंक्रीज देखने को मिल सकती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीजेस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर पुल एंड डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। 2 ही फैक्टर है जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है मेनली। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियर पुल और दूसरा एटॉमिक साइज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर पुल बढ़ता है और एटॉमिक साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल इंक्रीज करती है। नेक्स्ट, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जनरली डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब न्यूक्लियर चार्ज, तो ये भी कुछ हद तक बढ़ता है। लेकिन मैंने आपको एक बार और बताया था कि एटॉमिक साइज के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम रेट से बढ़ता है, जिसके कारण हम लोग इस फैक्टर को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, और एटॉमिक साइज ही एक डोमिनेंट फैक्टर माना जाता है, जिसके कारण डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेम द एलिमेंट्स विथ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इन फर्स्ट 3 पीरियड्स। तो देखिए, वैसे एलिमेंट्स का हमें नाम लिखना है फर्स्ट 3 पीरियड्स में, यानी कि सबसे फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनमें से सबसे लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी और हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी। तो लोएस्ट उसी की होगी जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। रिएक्टिव मेटल होने से मेरा क्या मतलब है, आयनाइजेशन एनर्जी में हमें कैटायन बनाना रहता है एनर्जी सप्लाई करके। तो अगर कोई खुद से ही कैटायन बनना चाहे और बहुत तेज़ी से बनना चाहे, जो कि मेटल्स करते हैं, तो मेटल्स अगर बहुत तेज़ी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी। वहीं अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जैसे नन मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ ही नहीं करना चाह रहे, तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर मानी जाएगी। तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे जो सबसे लेफ्ट में होता है एलिमेंट, सबसे लेफ्ट में एलिमेंट जो होता है उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और जो सबसे राइट में होता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होती है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में सबसे हाईएस्ट, यानी किसे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, तो वो है हीलियम, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। तो ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, ये अपने कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी तरीके का चेंज रेजिस्ट करता है, ये नहीं चाहता कि इसका कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब किया जाए। तो अगर हम लोग इससे इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हाईएस्ट हो गई हीलियम की, लोवेस्ट हो जाएगी हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सबसे लेफ्ट में आता है, सबसे लेफ्ट में। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसे लूज करके स्टेबल हो जाना चाहता है, ये H+ बना लेना चाहता है, जिससे कि क्या होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, यानी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा इसको आयन बनाने में। सेकेंड पीरियड में जो सबसे लास्ट है नोबल गैस नियॉन, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, रीज़न यू ऑलरेडी नो। लोवेस्ट होगी लिथियम की, क्योंकि एक रिएक्टिव मेटल है। थर्ड पीरियड में आर्गन, क्योंकि एक नोबल गैस है, सबसे आखिर में पाया जाएगा। याद रखना, जो सबसे राइट मोस्ट में होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और जो सबसे लेफ्ट में होगा किसी पीरियड में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो लोएस्ट कौन होगा इसमें, सोडियम, क्योंकि सोडियम सबसे लेफ्ट में ही पाया जाता है, ये ग्रुप 1 का ही एलिमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और दोबारा से वीडियो रिप्ले करके देखोगे तो आई होप आपको फिर से समझ में आ जाए। चलिए, तो हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, तो लेफ्ट में सबसे कम और राइट जाते जाते सबसे ज़्यादा। तो कहा जा रहा है सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, ये रहा सेकंड पीरियड का अरेंजमेंट और ये रहा थर्ड पीरियड का अरेंजमेंट। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स जो है क्या ट्रेंड फॉलो करेंगे, यानी सबसे कम से सबसे ज़्यादा अगर आपको ऑर्डर में अरेंज करना हो तो सबसे पहले तो लिथियम, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे लेफ्ट में है ये। देन उसके बाद बोरॉन एंड बेरिलियम। आप सोच रहे होगे कि बेरिलियम तो लिथियम के जस्ट बाद आता है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 4 है, और बोरॉन तो बाद में आता है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों? तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो चाहो तो, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। बोरॉन बेरिलियम एक एक्सेप्शन है, ये लोग जो जनरल ट्रेंड है उसको वायलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसके कारण वो बोरॉन से ज़्यादा स्टेबिलिटी रखता है। स्टेबल होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी विलिंगली लूज नहीं करना चाहता, इसीलिए यहाँ पे एक आपको एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा एक्सेप्शन है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को पहले होना चाहिए था क्योंकि ये लेफ्ट में आता है और ऑक्सीजन राइट में आता है, लेकिन ये भी स्टेबिलिटी के कारण ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप ये दो एक्सेप्शंस याद रखना, बाकी सारे वही ट्रेंड को फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ जो दो है बेरिलियम एंड बोरॉन एंड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, वो लोग दोनों यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है। सो द ऑर्डर इज लिथियम की सबसे कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी, देन बोरॉन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, नियॉन सबसे लास्ट में है क्योंकि वो एक ऑलरेडी बहुत स्टेबल गैस है, तो वो अपना कन्फिग्रेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, तो आप उससे इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, वो रेजिस्ट करेगा। नेक्स्ट थर्ड पीरियड में भी सिमिलर उसी तरीके का एक्सेप्शनल केस देखने को मिलता है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के केस में। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 का, और एल्यूमिनियम ग्रुप 13, देन उसके बाद यहाँ पे 14, देन उसके बाद 15, देन यहाँ 16, देन 17, फिर 18। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे भी वही टाइप का एक्सेप्शन है। सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को होना चाहिए था, फिर 2, फिर 13, देन फिर 14 ग्रुप, फिर 15, फिर 16, फिर 17, इस तरीके से बीच के 3 to 12 ग्रुप जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तो उनकी स्टडी हम अलग से करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड को फॉलो करने के बजाय, ये जो एक जनरल ट्रेंड है, इसको फॉलो करने के बजाय यहाँ पे एलिमेंट्स थोड़ा सा वायलेट कर रहे हैं इस ट्रेंड को। सोडियम के बाद मैग्नीशियम ना हो के एल्यूमिनियम है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी वाला रीज़न है यहाँ पे, जो कि हम लोग अभी तो नहीं बट आगे आई होप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन एक्सेप्शंस को याद कर लेना। ठीक है, कि एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो मैग्नीशियम के कंपैरिजन में कम होती है। उसी तरीके से जो सल्फर है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉस्फोरस के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे 4 एक्सेप्शंस है, आप उसको याद रख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहे तो इस ट्रेंड को या इस ऑर्डर को आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बस एक्सेप्शनल केसेस को याद करना होता है, बाकी तो सब जनरल ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहे हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, स्टेट इट्स यूनिट। तो आई होप आपको याद होगा, अगर आपने पिछले लेक्चर्स को देखा होगा, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। द लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अफिनिटी का मतलब किसी चीज़ के प्रति लगाओ, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाओ। कोई भी एलिमेंट है सपोज x, तो अगर आपको उसे एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना हो, यानी उसे एक इलेक्ट्रॉन देना हो, एक नेगेटिव आयन बनाना हो, तो ये करने के बाद उससे कितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड, इसे ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम में जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो और उसे बना देते हो नेगेटिव आयन, तो साथ में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी लिबरेट होती है, और बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है, यानी बॉन्ड जब ब्रेक होता है, टूटता है कोई भी किसी भी तरीके का बॉन्ड, तो उसमें एनर्जी हमें बाहर से देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज होगी। इसी रिलीज्ड एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के
के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका एक डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी के केस में वो एनर्जी सप्लाइड होती है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज जब भी किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है किसी न्यूट्रल, ध्यान रहे न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में, जिससे कि वो नेगेटिव आयन या फिर एन आयन बन जाए। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगला सवाल क्या है, अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी इसका भी कोई ट्रेंड होता होगा पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट्स किस तरीके के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ये भी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स कि इसका भी एक जनरल ट्रेंड देखा जा सकता है पीरियोडिक टेबल में। तो एलिमेंट्स किस तरीके से फॉलो करते हैं इस ट्रेंड को, सबसे पहले तो नियॉन, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, अब क्यों गेन करे, क्योंकि ये नोबल गैस है, तो नोबल गैसेस को अपना कन्फिग्रेशन, चाहे इलेक्ट्रॉन देना हो चाहे लेना हो, ये लोग अपना कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए नियॉन। देन उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम क्योंकि एक मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं तो एनर्जी रिलीज कहाँ से होगी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ठीक है, देन फिर लिथियम, देन बेरिलियम, देन कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन की, क्योंकि ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता हो तुरंत, या फिर एक शेयर्ड पेयर में से कितना इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ, किस एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख सकता है, दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब नाइट्रोजन इतना पीछे क्यों है, दो मेटल्स के बीच में क्यों है, इसका कारण है उसका स्टेबल एटॉमिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, मोस्टली केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एक्सेप्शंस के पीछे रीज़न, उनकी स्टेबिलिटीज़ के पीछे का रीज़न उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही होता है, जिसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और सवाल था इसमें, स्टेट इट्स यूनिट। यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए इसे भी किलो जूल पर मोल में ही नापा जाता है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में नापा जाता है। इसमें नेक्स्ट सवाल है, नेम द एलिमेंट्स विच डू नॉट फॉलो द ट्रेंड। तो ट्रेंड को कौन कौन नहीं फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले तो नियॉन, क्योंकि नियॉन सबसे आखिर में है और हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे नन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए थी। नन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़नी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट है जो कि है नियॉन, इस केस में वो ही सबसे कम एनर्जी शो कर रहा है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कर रहा है, जो कि एक एक्सेप्शनल केस है, तो ये जनरल ट्रेंड को तो फॉलो नहीं कर रहा है। देन उसके बाद है बेरिलियम, बेरिलियम भी इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है और नाइट्रोजन भी इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है। सो दीज आर द एक्सेप्शनल केसेस, यू मे रिमेंबर दीज। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जनरली डैश अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो इंक्रीज होती है, सिंपल सी बात है। तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीज, क्योंकि लेफ्ट में होते हैं मेटल्स, राइट में होते हैं नन मेटल्स। नन मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, एंड डैश डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे नन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती है और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमें एक डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होगी। सो आप इसे याद कर सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू मे आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट सवाल है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ये कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है जिसे हम अच्छे से कैलकुलेट कर सके या फिर न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सके, ये बस एक टेंडेंसी है। इट इज़ जस्ट अ टेंडेंसी। टेंडेंसी ऑफ व्हाट,
तो दो एटम्स जिनके बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, सपोज ए एंड बी आर टू एटम्स, दोनों के बीच अगर कोवेलेंट बॉन्ड है और उनका बॉन्ड शेयरिंग से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, तो दोनों में से इस शेयर्ड पेयर को, ये जो शेयर्ड पेयर है यानी दोनों के बीच में शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसको कौन अपनी तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रख सकता है, यानी कौन अपनी तरफ ज़्यादा खींच के अट्रैक्ट करके रख सकता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, द टेंडेंसी टू पुल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी और रिलेटिव एबिलिटी। रिलेटिव एबिलिटी मतलब जब हम दो चीज़ों को साथ में कंपेयर करते हैं एक दूसरे की तुलना में, तो उसे रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव। ठीक है, so the relative ability of an atom in a chemical compound to attract the shared pair of electrons towards itself। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहें हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, HF जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ, या फिर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्लोरीन के पास ज़्यादा टेंडेंसी है, ज़्यादा एबिलिटी है रिलेटिव टू हाइड्रोजन कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके। हाइड्रोजन उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच के रख सकता है क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस की संख्या भी बहुत कम है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन विथ इट कि स्टेट इट्स यूनिट, इसकी यूनिट क्या है। सो जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में ही बताया था आपको, इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल क्वांटिटी। ये कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी नहीं है जिसके कारण इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ रिलेटिव प्रॉपर्टी एंड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, इसके कोई भी यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं होंगी। सो इट हैज़ नो यूनिट्स, लेकिन हम लोग इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अलग अलग स्केल्स में मेजर करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन बीइंग द पॉलिंग स्केल। ठीक है, पॉलिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे जो स्केल है उनके द्वारा डिज़ाइन किया गया, जिसमें कि फ्लोरीन को मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव माना गया है, जिसकी एक वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट अ टेंडेंसी, तो इसकी कोई डायमेंशन या यूनिट नहीं होती है, बस हम लोग इसे एक रिलेटिव तौर पे मेजर करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल्स क्यों होते हैं, जबकि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, बाहरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उन्हें चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसीलिए बहुत रैपिडली, बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं। और नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज वैसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो इनका कारण है तेज़ी से गेन करने का इलेक्ट्रॉन्स, यही एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यानी इसी एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कहलाते हैं। ठीक है, और क्या कारण है इनके स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होने का, तो इनका छोटा एटॉमिक साइज़। ठीक है, एटॉमिक साइज़ इज़ रियली स्मॉल, इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, जिसके कारण प्रोटॉन्स जो है आसानी से, इनके जो न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स हैं वो आसानी से इनको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा देते हैं, यानी ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं जितना छोटा होगा एटॉमिक साइज़ उतना ही स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, और जितना बड़ा होगा साइज़ उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। इसी में एक दूसरा सवाल भी है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो है स्ट्रॉन्ग मेटल्स क्यों होते हैं। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी उनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को, एक तो उनका साइज़ भी बड़ा होता है, एटॉमिक साइज़ बड़ा होने के कारण ये इस एक इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाते हैं और आसानी से लूज करके केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज आयंस बना लेते हैं। ठीक है, सो ये कारण है इनके स्ट्रॉन्ग मेटल्स होने का। मेटल्स का मतलब वही एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन तेज़ी से लूज करे और पॉजिटिव केटायन बना ले। तो यही है द रीज़न। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करना है तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हो। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव लार्जर एटॉमिक साइज एंड ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच दे कैन ईजिली लूज टू बिकम हाईली मेटालिक। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एज आई ऑलरेडी डिड। ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव स्मॉल एटॉमिक साइज एंड 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उनको अलाउ करते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन तेज़ी से गेन कर सके और हाईली नॉन मेटलिक बन सके। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन टू आवर फर्स्ट
क्वेश्चन दूसरा है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वाइल इंक्रीजिंग इन मूविंग डाउन अ ग्रुप। तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जब भी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर में डिक्रीज देखने को मिलता है, यानी इधर मेटल है लेफ्ट साइड में और जैसे जैसे हम लोग राइट जाते हैं तो मेटल्स या मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होने लगती है और हमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज दिखने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज में डिक्रीज देखने को मिलता है। एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज करता है, छोटा होते चला जाता है और जितना छोटा होगा कोई भी एलिमेंट उतना ही वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और तो और न्यूक्लियर पुल भी बढ़ जाता है। मेनली जो हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है वो दो ही चीज़ पे डिपेंड करती हैं, एक एटॉमिक साइज और एक न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल यानी न्यूक्लियर चार्ज या शील्डिंग इफेक्ट। तो ये है रीज़न। वैसे ही जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। हालांकि न्यूक्लियर पुल भी बढ़ता है लेकिन एटॉमिक साइज बीइंग अ डोमिनेंट फीचर, इसी के कारण क्या होता है कि मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं और न्यूक्लियस उतना ज़्यादा इफेक्टिवली फोर्स नहीं लगा पाता इलेक्ट्रॉन्स पे, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज किए जा सकते हैं। और लूज किए जाने का मतलब ये एक मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मेटल की टेंडेंसी है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, अक्रॉस अ पीरियड क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज, जिसके कारण मेकिंग इट हार्डर टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है एक्स्ट्रा शेल्स बढ़ने के कारण, जिसके कारण हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हेलोजेंस हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेलोजेंस जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई क्यों होती है? अब क्योंकि हेलोजेंस, व्हाट डू यू मीन बाय हेलोजन? हेलोजेंस आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हेलोजेंस का जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इतना हाई क्यों होता है? क्योंकि ये लोग के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है। इनको चाहिए कितना ऑक्टेट पूरा करने के लिए? जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही ये लोग अपना ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और एनर्जी हाई अमाउंट में रिलीज करते हैं, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, तो इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। आइए आंसर देख लें इसका। स्मॉल साइज, सबसे पहले तो साइज भी छोटा है, ये तो रीज़न है ही, इसको हमेशा कंसिडर करना है। तो स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांगली अट्रैक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। दे नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनको बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनका साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी जो आते हुए इलेक्ट्रॉन्स है उनको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। The reducing power of element increases down in a group while decreases in a period। कह रहा है कि जो reducing power है, reducing power मतलब किसी दूसरे को reduce करा देना। reduce कराना मतलब gain of electron। किसी को इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा देना। तो गेन कौन करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन, जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं यानी मेटल्स। तो कहा जा रहा है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, ठीक है, लेकिन किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे रिड्यूसिंग पावर घटती है। तो रिड्यूसर्स होते हैं यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं मेटल्स। तो जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटलिक प्रॉपर्टी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसके कारण रिड्यूसिंग पावर में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो हम लोग इसे डिटेल में कैसे लिखेंगे? डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज किए जा सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किए जा सकेंगे तभी तो ये दूसरे को गेन करवाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा और किसी और को जाके गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या होता है कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन खुद ही लूज करना मुश्किल है, तो आप किसी और को क्या गेन करवाओगे इलेक्ट्रॉन, इसीलिए रिड्यूसिंग पावर कम होती जाती है। नेक्स्ट, size of atoms progressively becomes smaller when we move from sodium to chlorine in third period of the periodic table। तो साइज क्यों छोटा होते जा रहा है? सोडियम से लेके क्लोरीन तक साइज क्यों छोटा होते जा रहा है? तो देखो, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब किसी पीरियड में क्या होता है, किसी सेम पीरियड में एक चीज़ कांस्टेंट है, जो शेल्स की संख्या है। शेल्स आर कांस्टेंट।
ठीक है, यानी किसी एटम में कितने शेल होंगे ये उसके पीरियड पे डिपेंड करता है। अगर पीरियड 1 का मेंबर है तो सबके पास एक ही शेल होगा। अगर पीरियड 2 का एलिमेंट है तो सबके पास 2 शेल होंगे। पीरियड 3 में सबके पास 3 शेल होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे शेल्स की संख्या बढ़ते जाती है। लेकिन किसी एक पीरियड में तो फिक्स है नंबर, जैसे पीरियड 1 के सभी एलिमेंट्स के पास सिर्फ एक ही शेल होगा। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड पीरियड को देखें, सोडियम वाले पीरियड को, तो सोडियम से जाते जाते क्लोरीन तक साइज छोटा क्यों हो जा रहा है? क्योंकि सब में शेल्स की संख्या सेम है। इसमें भी 3 ही शेल पाए जाते हैं और इसमें भी 3 ही शेल पाए जाते हैं, लेकिन द डिफरेंस इज द एंटिटीज इन द न्यूक्लियस। यानी सोडियम के न्यूक्लियस में 11 ही लोग हैं, वहीं क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 लोग हैं। तो 17 लोग उतने ही जगह में फैले हुए इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे और वहीं 11 लोग उतने ही जगह में बैठे हुए लोगों को थोड़ा कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना। 17 लोग ज़्यादा अच्छे से खींच पाएंगे ना। दोनों केसेस में जगह तो सेम ही है, लेकिन क्या है, यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं खींचने के लिए और यहाँ पे लोग कम हैं खींचने के लिए, जिसके कारण क्या होगा कि बाहरी इलेक्ट्रॉन श्रिंक हो जाएंगे, यानी न्यूक्लियस के थोड़ा नज़दीक आ जाएंगे। इसीलिए जैसे जैसे हम लोग पीरियड में आगे बढ़ते हैं किसी सेम पीरियड में साइज जो है डिक्रीज होता चला जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सिंपल है। लिखना कैसे है ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, लेकिन लिखना ऐसे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एज प्रोटॉन्स आर एडेड। यानी जैसे जैसे प्रोटॉन्स ऐड किए जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियस उन्हें क्लोजर यानी और पास पास खींच लेता है, जिससे कि एटम में श्रिंकिंग हो जाती है, यानी एटम का साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेम द पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच रिलेट्स टू। यानी हमें एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी का नाम बताना है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। ये तो बहुत ही ईजी है। किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, यानी उसे आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, हमें क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल। नेक्स्ट सवाल, कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट विच लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सप्लाइड विथ एनर्जी। किसी एलिमेंट का ये कौन सा कैरेक्टर है जो बता रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा एनर्जी गेन करने पे। ठीक है, लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन व्हेन एनर्जी सप्लाइड, यानी कोई एक एलिमेंट है, उसमें जब आप एनर्जी देते हो तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, चाहे एक इलेक्ट्रॉन चाहे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है उस एलिमेंट का? तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। इलेक्ट्रॉन लूज करना मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, मेटल्स ही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने पढ़ा, इसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। ठीक है, किसी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। This question refers to the elements of the periodic table with atomic number 3 to 18। यानी इस क्वेश्चन में हमें 3 से लेके 18 तक पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स दिए गए हैं। ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, दीज आर एटमिक नंबर्स। ठीक है, एलिमेंट्स के एटमिक नंबर्स है ये। सम ऑफ द एलिमेंट्स आर शोन बाय लेटर्स बट द लेटर्स आर नॉट द यूजुअल सिंबल। अब यहाँ पे जो ABCD लिखा हुआ है वो आप ये मत समझ लेना कि इन एलिमेंट्स का वो एक्चुअल सिंबल है। जैसे मैं बता दूँ, एटमिक नंबर 3 होता है लिथियम का, तो उसका सिंबल Li होता है, लेकिन यहाँ पे उसे A से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये सिंबल्स नहीं है, ये बस एक यूजुअल डिनोट करने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। Which of these are most electronegative element? इसमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होंगे? तो हम ये देख सकते हैं कि जो G और O है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर है 9 और 17, तो इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। तो आप देख पा रहे होगे बाहर में 7-7 का कन्फिग्रेशन मिल रहा है हमें, जो कि हेलोजन की ओर इशारा कर रहा है। हेलोजन्स के आउटर मोस्ट शेल में, यानी ग्रुप 17 के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
G एंड O, ये होंगे सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलोजन कौन है इनमें से? सो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, G एंड O, यही दोनों हेलोजेंस है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन का और O क्लोरीन का। नेक्स्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन होते थे? ग्रुप 1 के मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 के मेटल्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अगर हम लोग एलिमेंट ए को देखें तो एलिमेंट ए के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहले में 2 और बचा हुआ 1। तो ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट शेल में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 3 एंड 11 ये है ग्रुप 1। ठीक है, जो कि लिथियम एंड सोडियम। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A एंड I। वैसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी 4 हो, तो वैलेंसी 4 तो जनरली कार्बन की होती है। ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, जिससे कि उसका कॉन्फ़िगरेशन 2 एंड 4। वैसे एटॉमिक नंबर 14, इसको भी हम लोग देखें तो 2, 8 एंड 4 है इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों ही एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे D एंड L। हैव लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी और लेफ्ट टू राइट जाने पे घटती है। तो सबसे डाउन और सबसे लेफ्ट में भी यही वाला है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं I। हैव लीस्ट एटॉमिक साइज। पीरियड 3 में, थर्ड पीरियड जो कि ये वाला पीरियड है, थर्ड पीरियड में ही ना ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो थर्ड पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ये 17, क्लोरीन का। वो इसीलिए क्योंकि ये तो नोबल गैस है, लेफ़्ट टू राइट जाने पे ऑब्वियसली एटॉमिक साइज घटता है, लेकिन ये नोबल गैस है। इसमें क्या होता है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फुलफिल्ड है, यानी अपने शेल्स में भरे हुए हैं, जिसके कारण रिपल्शन होता है हैवी, और ये लोग दूर दूर फैल जाते हैं, इसलिए इनका साइज़ बड़ा हो जाता है एक्सेप्शनली। तो यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा इसका आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।